अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, जैसे कि कल भी हमने जिक्र किया कि 3 जून को आईपीएल का फाइनल हुआ और रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल 2025 की फातेह टीम करार पाई। और जब टीम की विक्ट्री परेड हुई और जश्न मनाने के लिए जब टीम पहुंची, लोग पहुंचे, वालेहाना इस्तकबाल किया टीम का, तो वहां पर अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। कल तक 7 अफराद की इत्तलात आई थी, लेकिन अब मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, जिस पर विराट कोहली को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनको एक पोस्ट पर लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं कि क्योंकि ये तकरीब जारी रही इस हादसे के बावजूद भी, इस हवाले से तनकीद भी की जा रही है, क्रिकेटर पर भी, इंतजामिया पर भी। इसके साथ साथ लाहौर में जो 3 रोज़ा क्रिकेट का कैंप जारी था वो अब ख़त्म हो गया है और श्रीलंका के एक और क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये है कि बेल्जियम में 2 अफराद फुटबॉल का फाइनल देखने के लिए कई घंटे टॉयलेट में छुपे रहे। यकीनन तकरीबन 20-25 घंटे से भी ज़्यादा का ये वक्त है जब वो टॉयलेट में छुपे रहे कि फ़ाइनल देखेंगे बगैर टिकट के। और हैरत की बात है, उन्होंने 27 घंटे, वैसे तो उमूमन ये चीज़ वैसे काफ़ी फेमस है कि लोग बाथरूम में बहुत वक्त गुजारते हैं, लेकिन एक फ़ाइनल देखने के लिए 27 घंटे गुजारना बहुत बात है। बात करेंगे इस हवाले से भी। मैं अपने पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यूसुफ, सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ। कल तक जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कल हमने बात की और वहाँ पर विक्ट्री परेड का जब आगाज़ हुआ तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए और यकीनन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लोगों ने जिस तरह से उनकी तकरीब को मनाया है, जश्न मनाया है उनकी फतह का, लोगों ने पहुँचना था। इंतज़ामात किस तरह के किए गए? अब वो तादाद जो है मरने वालों की 11 तक पहुँच गई है, तो बिल्कुल इंतज़ामात पर बहुत सवालिया निशान उठते हैं। क्योंकि देखिए, हम पहले भी बात करते थे जंग के दिनों में भी कि कहीं पर भी कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आए हमें अफसोस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस ने वहाँ पर इंतज़ामात जो किए थे उनको नाकाफ़ी करार दिया था, क्योंकि जो कर्नाटक की एसोसिएशन है क्रिकेट की, वो सारी चीज़ों को देख रही थी। तो बंगलुरु में 2 जगह पे ये तकरीबात रखी गई थी, जहाँ पर पुलिस ने कहा कि अब फ़िलहाल आप इसको रहने दें क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद की आमद मुतवक्को है। लेकिन जो टीम ऑनर थे उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं हमारे क्योंकि पास गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, वो भी परेड का हिस्सा होंगे, तो इसलिए बेहतर है किसी को आज ही कर लिया जाए। लेकिन जो इंतज़ामात, इस पर किसी की जानब तवज्जो नहीं दी गई और जिसका नतीजे में 11 अफराद आपने बताया कि मर गए थे वहाँ पर। तो ये भगदड़ मची थी जिसकी वजह से चीज़ें हुई और इस पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, फ्रेंचाइज़र को भी, और साथ साथ जो कप्तान थे विराट कोहली, जिन्होंने 18 साल के बाद ये ट्रॉफी जीती और अपने वो लम्हात भी देखे होंगे जिस तरह वो एक्साइटेड थे, जज्बाती हो गए बिल्कुल। तो एक तनकीद तो बनती थी, क्योंकि जब तक आपके पास इंतज़ामात अच्छे नहीं होंगे आपको फिर जश्न मनाना भी नहीं चाहिए था। यकीनी तौर पर इससे वो अपनी चीज़ों को मज़ीद उनको हाईलाइट किया जाएगा, क्या वजूहत थी, मज़ीद ये भगदड़ बची क्यों थी, क्योंकि अभी तक इंडियन मीडिया इस चीज़ को सामने नहीं ला रहा कि किसकी वजह से सारी जो नुकसान था, सारी जो गलती हुई है। लेकिन बहरहाल एक काबिल अफसोस वाक़या है कि खेल के मैदान में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इंतज़ामात अच्छे होते यकीनी तौर पर ये जो जश्न था उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकते थे। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक विक्ट्री परेड का इवेंट था और उसके ऊपर अगर कहा जाए इंतज़ामिया की जानिब से तो एक कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं दी जा सकी। इंटरनेशनल इवेंट पर किस तरह की सिक्योरिटी दी जाती होगी या कैसे दे सकता है इंडिया इतनी अच्छी सिक्योरिटी? इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि सिर्फ अगर विक्ट्री परेड की बात की जाए, सिर्फ वहाँ नहीं, जब धर्मशाला में मैच को रुकवाया गया उस वक्त भी जो मनाजिर रहे, फिर एक क्रिकेटर की अहलिया की जानिब से जब वो वीडियो बताई गई कि किस तरह से उनको वहाँ से निकाला गया, तो इस तरह के इवेंट्स पे भारत की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनकी कलई खुल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट का क्रेज है बहुत ज्यादा है, वहां पर हजारों क्या लाखों लोग जमा हो जाते हैं इस तरह की चीज में, और वहां पर भी इतना ज्यादा मजमा आ गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो विक्ट्री परेड बहुत जल्दबाजी में की गई थी और इंतजाम उसके वैसे थे नहीं, पुलिस एहलकार भी उस हिसाब से नहीं थे और मजमा बहुत ज्यादा था, तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ज्यादातर लोग ऐसे थे, मैंने जो तस्वीर देखी मुझे बड़ा अजीब लगा, बेचारे लोग, उनकी चप्पलें पड़ी हैं, सामान पड़ा है, बड़ा दुख हुआ देख के कि छोटे बच्चे भी इसमें बेचारे हलाक हुए, औरतें भी, और सब अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए गए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि बस अब जिंदगी की बाजी अपनी हार जाएंगे। क्रिकेट का इतना क्रेज है, उनकी गवर्नमेंट को पता है, उनकी इंतजामिया को पता है, तो उनको उस हिसाब से इंतजामात करने चाहिए थे। लेकिन ये सारा इवेंट एक जल्दबाजी में किया गया
देखिए ठीक है, बेंगलोर ने ट्रॉफी जीती, लेकिन कोई इंडिया ने वर्ल्ड कप थोड़ी जीत लिया था। कोई इतना बड़ा क्या तीर मार लिया, चलो 18 साल बाद आपने जीता, बड़ा एक है कारनामा, लेकिन फिर भी एक नेशनल टीम की विक्ट्री वाली बात थोड़ी थी उसमें। लेकिन उन्होंने देखिए, इंडिया में सारा कुछ है कॉर्पोरेट कल्चर का चक्कर, सारा है गेम पैसे का। तो वो स्पॉन्सर से पैसे खींचने के चक्कर में वो किया होगा। इंसानी जान की कितनी अहमियत है उसका आप इससे अंदाजा लगा लें कि 11 अफराद हलाक हो गए, काफी सारे जख्मी हुए, लेकिन फिर भी वो विक्ट्री परेड जारी रही। ना उनके जो कैप्टन है रजत पाटीदार, ना ही ये विराट कोहली जो सीनियर प्लेयर है, किसी ने भी इसको ऐसा नहीं कहा कि जी ये भगदड़ मची है, लोगों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या कुछ हुआ है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। बाद में जब रिएक्शन आया तो उसके बाद उनकी फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया से जो इसकी वीडियोस तक थी वो भी डिलीट कर दी अपनी। और फिर जाहिर कोहली को भी स्टेटमेंट देना पड़ा, उन पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी आप क्यों उस वक्त रहे, आप क्यों नहीं गए वापस, आपने क्यों उसको खत्म नहीं करवाया इसको। तो ये बेहिसी की इंतहा है। मैं ये कहता हूँ चाहिए जिन लोगों के लिए वो अपनी जानें दे रहे हैं उनके नजदीक ये वैल्यू है उनकी जान की कि कुछ भी नहीं भाई, अपना जो चल रहा है, आग लगे बस्ती में, हम अपनी बस्ती में, हमें अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो पैसे आने वो इकट्ठे करने और जाकर फिर चले जाना। मरता वो गरीब है, और अभी भी इस वाकये में भी गरीब बेचारे मरे, और ना इंडियन गवर्नमेंट, ना उनकी पुलिस, ना ही इनकी जो फ्रेंचाइज है, किसी ने कुछ किया नहीं। और अभी एक दिन बाद दोबारा देखेगा, फिर वो लोग ट्रॉफी लेके निकल पड़ेंगे, और जो ये लोग गए, ये 11 फैमिलीज तो मुस्तकिल ये दुख नहीं भूल पाएंगी, बाकी जो जख्मी है वो हॉस्पिटल में बेचारे इलाज कराते फिरेंगे। जाहिद साहब, टीम जीती, यकीनन 18 साल बाद जीती, फिर हम इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ भी देखते हैं, तो कुछ चीज़ें बड़ी एक्सपेक्टेड थी कि अगर ये परेड रखी जा रही है विक्ट्री तो लोग भी आएंगे, इंतजाम पहले से होने चाहिए थे। लेकिन फिर उसके बाद जब इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके बावजूद भी तकरीब को जारी रखना और फिर लोगों की तरफ से जैसा क्रिटिसिज्म आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें उधर मैं भी इंडिया जा चुका हूँ और किताबों में भी पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है, ख़ुद भी वहाँ जाकर देखा है कि इंडिया में 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। क्रिकेट का शौक़ बहुत ज़्यादा है, सिनेमा का शौक़ बहुत ज़्यादा है, और क्राइम की ख़बरों की बेस पे उनके टीवी चैनल चलते हैं, और चौथा जो है कई सालों से जिसमें शिद्दत आ गई है वो पाकिस्तान को बुरा भला कहना। तो 4 चीज़ें हैं। क्रिकेट का हर एक को शौक़ है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ स्टेडियम कोई भी टीम आई वो भरा हुआ आता है, और बहुत ही क्रेज़ है निचली सतह से लेकर ऊपर तक। जितनी गुर्बत है उतना ही वहाँ क्रिकेट का शौक़ भी है। और इस मैच का पता था कि पंजाब किंग्स के साथ कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर खेल रही है और कोई भी टीम जीत सकती है, और बड़ा क्लोज मैच था। 6-7 रन से रॉयल चैलेंजर बेंगलौर जीती और 18 साल में पहली दफ़ा जीती, और यकीनी तौर पर वो बाद में उन्होंने फैसला किया होगा जश्न मनाने का, मनाना था, उन्होंने खुशियों का इजहार करना था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इस पर सिक्योरिटी इंतजाम का लैप्स है, और उस इंडिया में या कर्नाटका की रियासत कह लें, क्योंकि हम तो उसको इंडिया ही कहेंगे, जो दूसरे मुल्कों पे तनकीद करने में बहुत ज़्यादा आ गया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर मौके की तलाश में होते हैं कि यहाँ पे लाइट्स, टावर की लाइट बंद हो जाए, चंद सेकंड्स के लिए बिजली का फेल हो जाए तो उसको भी इशू बना देते हैं। अपने मुल्क में 11 जाने गई हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और अभी इनको छुपाया जा रहा है, 100 से कम बताया जा रहा है। जो लोग लातादाद ज़ख्मी हैं उनमें भी ना जाने कितने माजूर हो जाएंगे, कितने अपाहज हो जाएंगे। तो उसको भी प्रॉपर तौर पर आप ना सिर्फ सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं कर सके, बल्कि जब तकरीब जारी थी, जो कोहली पे तनकीद हो रही है वो कोहली पे बनती है या नहीं, वो कप्तान पे बनती होगी या कर्नाटका के वज़ीर आला पे बनती होगी, या जो वहाँ की इंतज़ामिया है कि कम अज़ कम उस तकरीब को पोस्टपोन कर देते। जब तनकीद बढ़ गई, बात इस हद तक पहुँच गई, तो फिर विराट कोहली ने ट्वीट किया, और ट्वीट का बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर बुरबैक से भी जारी हुआ। अतुल वासन और बाकी जो उनके सबक क्रिकेटर्स हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि जब ऐसे प्लेयर को, जिनको सर माथे पे बिठाया जाता है, जिनमें विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर मौजूद हैं, जो भी अच्छा खेलता है आपको पता है उसकी पूजा करनी शुरू की जाती है, उस मौके पर उस तकरीब को ख़त्म कर देते, चंद दिन का गैप्स उसमें डाल देते। लेकिन बहुत अफसोसनाक वाक़या, तो सारा डिस्क्रेडिट कहना चाहिए उनकी इंतज़ामिया को और पुलिस को जाता है, जहाँ पे आगे इंटरनेशनल इवेंट भी होने हैं, यहाँ पे हॉकी के मैचेस होने हैं, एशिया कप है जो नहीं हो, जो जिसमें पाकिस्तान खैर नहीं जाएगा, कितने कितने, और फिर ओलंपिक्स का दावेदार है भारत। और अगर यही सिक्योरिटी का हाल रहेगा तो इंटरनेशनल इवेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है भारत से उनको भी बाहर ही निकालना पड़ेगा। जाहिर साहब, इनमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि जो उनका इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म, रंगबाज वज़ीर-ए-आज़म, जिसका अब नया नाम सरेंद्र मोदी पड़ चुका है, उसकी तरफ से कोई भी इज़हार अफसोस नहीं किया गया, ना कोई सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम के पर कोई बात की, ना कोई मरने वालों के हवाले से बात की। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके मुँह से आग निकलना शुरू हो जाती है कि ये वहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें हो गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे नहीं है, हम उनके नौजवानों
को गोली मारने की धमकियाँ देता है वो, लेकिन अपने मुल्क को उसको पता नहीं कि अपने मुल्क में क्या आग लगी हुई है, क्या क्या वहाँ पर हालात हो रहे हैं। अब आपने बात की कि वहाँ पर एशिया कप होना, उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप भी है हॉकी का वहाँ पर है, एशियन चैम्पियनशिप वहाँ पर हो रही हॉकी की। तो इतनी तौर पर अब ये सवालिया निशान लग गया खुद इंडिया पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से। अगर वो अपनी टीम की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर गैर मुल्क की टीमों की हिफाजत कैसे करेंगी। और मेरे ख्याल में अब तो जितनी भी गैर मुल्क की टीमें हैं पाकिस्तान के साथ साथ सबको पुल आउट कर देना चाहिए, इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए कि हम इंडिया में कोई भी इवेंट स्पोर्ट्स का नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ये चेंज नहीं होते, उनकी इंतज़ामिया चेंज नहीं होती और वहाँ पर जब तक सिक्योरिटी के इंतजाम करने वाले अच्छे लोग वहाँ पर नहीं आ जाते। क्योंकि खेल तो अमन और पीस का नाम है, अगर अमन और पीस ही नहीं होगा तो फिर खेल क्यों वहाँ पर खेले जाए। बिल्कुल, और ये दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए भी कह लें कि उनके लिए बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस पर कि कल को अगर बाहर से लोग आते हैं और दोबारा इस तरह की सूरत हाल पेश आए, इंतज़ामिया कंट्रोल ना कर सकी क्राउड को, तो फिर नुकसान किस हद तक होगा, यकीनन ये सोचने वाली बात है। बहरहाल दूसरों पर बातें करना आसान होती हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो सारे दावे जो हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज 3 रोज़ा जो क्रिकेट का कैंप था लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया है। इस हवाले से माइक हैसन ने बड़ी मुलाकातें भी की हैं और आगे आइंदा दिनों के हवाले से क्रिकेट को लेकर कुछ फैसले और कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं उनकी जानिब से। जी बिल्कुल, बाबर आजम और शाहीन के बाद आज मोहम्मद रिजवान भी कैंप का हिस्सा बने, उनके साथ नसीम शाह थे, 2 हमारे आमर जमाल ये थे मुआज़ सदाकत से, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ थे। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा आइडिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप परफॉर्मर हैं PSL के, उनके 22 खिलाड़ियों को वहाँ पर कैंप में बुलाया जाए और उनके साथ गुफ्तगू की जाए। हर खिलाड़ी से फतन मुलाकातें हुई हैं, उनके शिकवे शिकायत उनको सुना गया है, उनके जो मसाइल थे उसको डिस्कस किया गया है और उनकी जो खामियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। फिटनेस और स्किल हमारा यकीनी तौर पर एक हमेशा सवालिया निशान रहा खिलाड़ियों के हवाले से। तो जो कोच चूँकि नए हैं, बाकी इंतज़ामिया भी नहीं है, तो वो चाहते थे कि खिलाड़ियों को करीब से देखें, क्योंकि आगे हमारी बहुत सारी सीरीज़ भी खेली जानी है जिसके लिए अभी से उनको प्लानिंग करनी है। बाद में एक जो PCB एग्जाम से एक पॉडकास्ट जारी की, उसमें हेड कोच ने यह भी कहा कि मैं 6 माह के लिए नहीं चीज़ों को देख रहा, मैं लंबे अरसे के लिए उनको लेकर चलना चाहता हूँ ताकि हर खिलाड़ी की जो खूबियाँ खामियाँ उनको नज़र आकर उनको आगे चलकर मौका दिया जाए। इतनी तौर पर इससे कुछ बेहतरी नज़र आएगी। और ये जो कि तासर था कि शायद बाबर आजम, रिजवान वगैरह, शाहीन को ये दोबारा टीम में नहीं लिया जाएगा, ये तासर भी उन्होंने ख़त्म किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा और टीम की जो ज़रूरियात तो जो रिक्वायरमेंट होगी इसके मुताबिक जो खेलेगा वो टीम का हिस्सा बनेगा, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो। सही। सलीम साहब, जैसा कि माइक हैसन की जानिब से पॉडकास्ट में गुफ्तगू भी की गई, उन्होंने कहा मैं हर खिलाड़ी से इंडिविजुअली बात कर रहा हूं और उनको मौका भी दिया जाएगा उनके आने पर। अब ये कैंप भी जारी था, इसके हवाले से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। इसके साथ साथ नई सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो उसका भी ऐलान नहीं हुआ। तो फिर जो कैंप के खिलाड़ी थे, आपको क्या लगता है उनकी सिलेक्शन, ये जो 22 खिलाड़ी थे, किस तरह हुई, किसने खिलाड़ी मुंतखब किए? मेरे ख्याल है ये हेड कोच माइक हैसन, सलमान अली आगा और आकिब जावेद, ये इन लोगों ने किए होंगे मुंतखब प्लेयर। लेकिन इस जो मीटिंग हुई, जो कैंप लगाया गया था, सबसे बड़ा इसका जो फायदा जो हमने आज सुबह एक्सप्रेस में खबर भी दी कि बाबर आजम के हवाले से या शाहीन आफरीदी के हवाले से जब हो रही थी कि जी इनके कैरियर अब वाइट बॉल के शायद खत्म हो चुके हैं, इनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उन चहमगोइयों का खात्मा किया। खासतौर पे बाबर आजम के साथ जो मुलाकात हुई उनकी माइक हैसन की, वो बहुत प्रोडक्टिव थी। उन्होंने उनको सब बताया कि जी आपके ऊपर टीम के दरवाजे ना बंद हुए हैं ना आइंदा होंगे, अभी हम यंगस्टर्स को भी चेक कर रहे हैं, हम एक पाकिस्तानी टैलेंट के पूल बनाना चाहते हैं कि हमें जब किसी तरीके के प्लेयर की जरूरत पड़े कि यार ये होना चाहिए तो हमारे पास वो मौजूद हो। आपको भी वाइट बॉल में बिल्कुल मौका दिया जाएगा जब भी हमें जरूरत महसूस हुई। शाहीन आफरीदी से भी उन्होंने इसी किस्म की बातें की और साथ में उन दोनों से ये भी पूछा कि आपको किस तरह की क्रिकेट खेलने में ज्यादा आप अच्छा लगता है और आप कौन से तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए बहुत अच्छा महसूस करते हो। एक ही बात तो उन्होंने दोनों ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि जी हम तीनों तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20, टेस्ट और वनडे, तीनों के लिए हम दस्तयाब है, जहां मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी हम दस्तयाब है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग थी इसमें माइक हैसन एक तो जानना चाह रहे थे कि प्लेयर्स के दिमाग में चल क्या रहा है और वो क्या करना चाहते हैं आगे, प्लेयर्स उनके ज़हन में क्या सोच है, उनकी क्या तरजीहात है। साथ उन्होंने बेहतरी के लिए तजावीज़ भी ली कि टीम की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने होंगे।
तो एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी उनकी और अच्छी रही। सारे जो प्लेयर उनसे मिलकर जा रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी अच्छा है, लेकिन साथ एक बात और भी कह रहे हैं कि जो भी नया कोच आता है वो यही बातें करता है, फिर बेचारा 6 महीने बाद चले जाता है, फिर दूसरा आके ये बातें करता है। तो आई होप इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी जो नया कोच आया है, एटलीस्ट 2 साल के लिए इनको रखा है, तो अपना टाइम पूरा करेंगे, बल्कि और आगे इनको एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है तो ये कंटिन्यूटी जरूरी है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, कोई भी हो। ठीक है जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यकीनन मुलाकात करना अच्छी बात है, और फिर बाबर और शाहीन ने खुद भी अपनी अवेलेबिलिटी तीनों फॉर्मेट्स के लिए बताई, और फिर बाबर से प्लेयर्स को लेकर और आगे क्रिकेट को लेकर उन्होंने मशवरे भी लिए हैं। यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कब तक किया जाएगा? सिर्फ बाबर और शाहीन से नहीं, उन्होंने रिजवान से भी आज जो है, रिजवान क्योंकि तीसरे मरहले में तीसरे ग्रुप में आए हैं, और हमारे सोर्स बताते हैं रिजवान को भी उन्होंने इत्मीनान में लिया, उनसे भी बात की है, क्योंकि रिजवान जो है कम से कम मेरी राय में तो इस वक्त मुल्क के बेस्ट विकेट कीपर हैं। बैटिंग में एडवांटेज जो है मोहम्मद हारिस को हासिल है, तो रिजवान को भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि बाकी बारी बारी जो है ना तमाम प्लेयर्स को ट्राई करेंगे, और एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो हम खेलना चाहते हैं, जो वक्त की नज़ाकत है, जो स्मार्ट क्रिकेट को आगे लेना चाहते हैं। किसी पे दरवाजे बंद नहीं किए गए, और किसी को जब उनकी बारी आने पर मौका भी दिया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो है पिछले 1 माह से आ रही हैं सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जो हालिया सिलेक्शन है इसमें नो डाउट माइक हैसन ने आकिब से मुलाकात की थी और सलमान आगा को इत्मीनान में लिया था, लेकिन इसके अलावा लगता नहीं है कि अजहर अली और असद शफीक और अलीम डार जो इसमें फ़ाल हैं। अजहर अली को काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी जा चुकी हैं, डायरेक्टर यूथ हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, लेकिन मेरा ख्याल है इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और बांग्लादेश की टीम जाने से पहले कोई ना कोई वजाहत या अगर कोई चेंज भी करना चाहते हैं सिलेक्शन कमेटी में तो वो पीसीबी को कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो टाइम पे क्लियर हो जानी चाहिए। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। यूसुफ, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अब एक और मैच फिक्सिंग का केस हमारे सामने आया है। श्रीलंकन टीम के साबिक स्पिनर हैं सेना नाइके, अब उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। इस हवाले से एक और इस तरह का केस सामने आना, फिर पहले से कवानीन मौजूद है, एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें रिपीट होना। देखिए फिजा, जिस तरह दुनिया की हर झूठ और नफरत के पीछे सरेंडर मूडी नज़र आता है खड़ा, इसी तरह क्रिकेट में जितनी बुराइयाँ हैं, जितने मैच फिक्सिंग के वाक़यात हैं, वो भी मुंबई से जाते हैं, उसके ताने बाने मिलते हैं। और मुंबई गार्ड है फिर मैच फिक्सिंग के हवाले से, बुकीज़ के हवाले से, वहाँ वो क्रिकेटर्स को ज़्यादा पैसों की लालच देकर वो अपने जाल में फंसाते हैं। हमारे क्रिकेटर्स भी इसमें फंसे हुए थे। अब दूसरे जो दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, जितनी भी मिसालें हैं, वो सारी की सारी उसकी जो जड़ें होती हैं वो जाकर मुंबई जाकर मिलती हैं। तो ये 2020 का वाक़या था, जहाँ पर श्रीलंका में जो प्रीमियर लीग उनकी होती है, वहाँ पर ऑफ स्पिनर सेना नाइके थे। इन्होंने एक साथी क्रिकेटर्स को मैच फिक्सिंग के लिए उकसाया था, और जिसका बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। और दोबारा अब ये कोर्ट जो हम्बन टूटा उनकी हाई कोर्ट है, उसने आज फैसला सुनाया, और वहाँ पर एक नया कानून इंसदाद बदउनवानी का श्रीलंका में उसको राज किया गया, और उसी की तरह ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी और श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी इस तरह के वाक़यात हुए थे कि उनके जो ओनर थे उनको ज़ेर-ए-ताब आए थे, उनको पकड़ा गया था। और अब ये सेना नाइके पर एक किस्म की समझे कि उनको पाबंदी लगी जाएगी यकीनी तौर पर उनकी हुकूमत की जानब से। सेना नाइके ने 2012 से 2016 तक अपनी टीम की नुमाइंदगी की, एक टेस्ट खेला, 49 वनडे खेले, और 24 T20 मैचेस भी उन्होंने खेले। क्योंकि लालच दिया जाता है लीग्स में, तो इसलिए आईसीसी को भी यकीनी तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा मुतहरक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा बुकीज़ अब बढ़ते जा रहे हैं, जितनी लीग्स होती जा रही हैं, तो इस हवाले से उनको भी अपने जो इक़दामात उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। बदउनवानी यकीनी तौर पर इससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भी देखने को मिली थी, और क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के वाक़यात हुए, और ये चूँकि सिलसिला जारी है, तो अब जब तक ये इंसदाद बदउनवानी जो नया उनका कानून बना राज हुआ है, इसे यकीनी तौर पर कुछ मामला बेहतर होंगे, और आने वाले जो दूसरे जो लीग्स होंगे उसमें कुछ बेहतरी हमें नज़र आएंगी। और बाकी बोर्ड्स को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गंदे लोग मौजूद हैं क्रिकेट में, जो जेंटलमैन गेम है उस पर हमेशा एक सवालिया निशान बाकी रहेगा। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से? पहले भी आईसीसी के कई कवानीन मौजूद हैं, कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं, क्या उन्हें मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है? ऐसे केसेस को कंट्रोल किया जाना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आईसीसी को तो है ज़रूरत सख्त करने की, लेकिन बोर्ड्स को भी ज़रूरत है। श्रीलंका में अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के सामने आए हैं, बल्कि उनके पास्ट के जो अदीम स्टार्स हैं
वो भी पकड़े गए हैं बाद में एज अ कोच कैसे दूसरे इन चक्करों में। तो वहाँ शायद पैसे कम मिलते हैं, क्या है, वहाँ के क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी कुछ ऐसी छोटी लीग है जहाँ मुसलसल फिक्सिंग हो रही है। बिलीव में आप क्रिकेट मैच देखें, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि आप देख के सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन चूंकि वो कम लोग देखते हैं, मीडिया इतनी उनको कवरेज देता नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है इसकी, वो अपना कर रहे होते हैं बस। जैसे एक बॉल पे 18 रन चाहिए, पता चलेगा वो बन गए, कोई सोच भी नहीं सकता। आप सोचें इसमें अगर शर्त लगी हुई तो कितनी होगी, या एक बॉलर ने एक ओवर में 15 वाइड कर दी। ये हुआ है रिसेंटली कुछ क्रिकेट में। और अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि एक लीग हुई, उसमें एक पाकिस्तानी भी कुछ ऑफिशियल्स थे, उनसे भी आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने पूछताछ की थी। जब मैंने उनसे उस लीग के ऑफिशियल से बात की, खबर देने के दी मैंने, बाद में तो वो मुझे ही कहने लगे कि आपने स्टोरी कैसे दी, आपको दी नहीं देना चाहिए था। मतलब एक तो होता है कि करो गलती और जब इवेंट में हो जाए गड़बड़ तो उसके बाद उसको डिफेंड भी करते हैं। दूसरा एक आपने पूछा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, वो इसलिए रहा है कि कहा जाता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मगर है ही नहीं कोई पॉलिसी। जब आप साबिक जो हमारे, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चले हमारे पाकिस्तान के जो मैच फिक्सर्स हैं माजी के, जिन्हें सब जानते हैं, वो आज भी हीरो है, आज भी वो कमर्शियल्स में आते हैं, आज भी उनका बड़ा नाम है, आज भी सब उनको कर रहे होते हैं भाई भाई कह के। फिर मोहम्मद आमिर ब्रांड एम्बेसडर जो जेल तक जा चुके, सलमान बट की मिसाल, जो बंदा जेल गया जिसने आमिर को उसमें लगाया, वो बंदा आपकी कमेंट्री करता रहा पीएसएल में पूरी। तो ये जीरो टॉलरेंस नहीं हुई ना उनसे कोई पैसे वापस नहीं होंगे किसी ने। तो एक बंदा, जब एक बच्चा देख रहा है, उसको भी बोले आके कि यार देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम ये फिक्सिंग करो, ठीक है, वो कहेगा नहीं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, ओए कैसे पकड़ा जाएगा। तू देख सलमान को देख, आमिर को देखो, अब आसिफ अमेरिका में मजे कर रहा है। तो कितने सारे ऐसे मिसालें वो दे देंगे, बच्चा बोलेगा हाँ यार ये तो सही है, जितने पैसे मैं अपने पूरे करियर में कमाऊंगा वो मैं चलो एक आध सीरीज में का इवेंट में कमा लेता हूँ, उसके बाद फिर बाद में मैं भी आ जाऊंगा कमेंट्री में कैसी बेटी हमारे लिए भी इस तरह की बातें करें। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब है जीरो टॉलरेंस, इन लोगों को वापस ना आने दें, कम से कम इस तरह के कामों में कोई रोजी रोटी के लिए कुछ बिल्कुल कवानीन को सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं वो यकीनन क्रिकेट के ऊपर एक दाग हैं और इन केसेस को रोकना बड़ा जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।